Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः अन्वेष क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे जो है बनी हुई है, और जो है ये सबसे पहले जो है किस तरह से जो है इनके बारे में जो है अध्ययन किया गया, और आगे चल के जो है इसका साक्ष्य जो है कैसे मिला, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो है अप्रत्यक्ष साधन से जो है इनके बारे में पता चला गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस रूप में बनी हुई है। तो सबसे पहले जो है घनत्व से जो है पता किया गया कि जो है इसकी डेंसिटी कितनी है, दबाव से, फिर तापमान से, कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में घनत्व का क्या रोल है, फिर दबाव जो है क्या रोल है, और तापमान का क्या रोल है। ठीक है। घनत्व, पृथ्वी का घनत्व जो होता है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 है। पृथ्वी का औसत घनत्व, कुल पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5। ठीक है, केजी पर सेंटीमीटर। जबकि भूपर्पट्टी का घनत्व लगभग कितना है, 3.0। भूपर्पट्टी अर्थात भूपटल का घनत्व कितना है, 3.0। पृथ्वी के कोर का घनत्व ऊपरी क्रस्ट के घनत्व से कई गुना अधिक है। जब पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है और पृथ्वी के भूपटल का घनत्व 3 है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के कोर का घनत्व, अर्थात कोर मतलब इसका केंद्र का घनत्व, कोर का घनत्व कितना अधिक होगा। धरातल से कोर की ओर जाने पर पदार्थों का घनत्व क्या होता है, बढ़ता जाता है। धरातल ये भूपर्पट्टी से जैसे जैसे नीचे जाएंगे दबाव बढ़ता जाएगा, दबाव बढ़ेगा तो दबाव बढ़ने से क्या होगा, उसकी डेंसिटी भी अधिक होगी। ठीक है। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी का कोर जो है वो किसका बना होता है, लोहे का बना होता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है, ये प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से अप्राकृतिक साधन जो है एक अप्रत्यक्ष रूप से जो है स्रोत है, अप्रत्यक्ष रूप से जो है माना गया है कि अप्रत्यक्ष रूप से यह कोर जो है लोहे का बना हुआ है, और लोहे का घनत्व कितना होता है, 8 होता है। और जैसे जैसे दबाव बढ़ते जाता है कि इसका घनत्व जो है वह क्या होता है, बढ़ते जाता है। कोर की ओर जैसे नीचे जाएंगे उसके केंद्र बिंदु, तो उसकी घनत्व जो है डेंसिटी जो है बढ़ जाती है। पृथ्वी के कोर का घनत्व कितना होता है, 13.6, जो कि सबसे अधिक है। इसके केंद्र का घनत्व, कोर का घनत्व जो है सबसे अधिक है, वो कितना है, 30.6 है। समझ गए घनत्व के बारे में। घनत्व होता क्या है, और घनत्व होता क्या है, इसके कुल द्रव्यमान क्या समानुपाती होता है, किसके, द्रव्यमान के। ठीक है। तो घनत्व हम कह सकते हैं कि घनत्व बराबर पृथ्वी का कुल द्रव्यमान बटे पृथ्वी का कुल आयतन। ठीक है। इससे जो है इसकी पृथ्वी की डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब दबाव के बारे में जानते हैं कि दबाव होता क्या है। दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है। दबाव बढ़ने से क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। पृथ्वी की कोर में अत्यधिक जो है दबाव जो है वो पृथ्वी की मौजूद चट्टानों के कारण जो है क्या होता है, अधिक होता है। पृथ्वी की चट्टानें जब नीचे की ओर अधिक दबाव डालती है तो क्या होता है, उसका घनत्व बढ़ता है। पृथ्वी में मौजूद चट्टान की जो है एक सीमित जो है, चट्टानों की एक सीमित क्या होती है, घनत्व होती है, और उसके दबाव सहने की एक क्षमता होती है। वो दबाव जैसे जैसे अधिक होता है उसकी जो है घनत्व डेंसिटी जो है बढ़ते जाती है। ठीक है। तो इसकी जैसे जैसे इसकी डेंसिटी बढ़ती है तो घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है तो यहाँ के केंद्र की जो है इसकी आंतरिक घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। अब तापमान, घनत्व के बारे में अब समझ गए। अब तापमान के बारे में कि तापमान सामान्य रूप से प्रत्येक 32 किलोमीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो है
पृथ्वी की गहराई अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ती है तो कितने मीटर की दूरी पर जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, तो वह 32 किलोमीटर। अगर 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो हम जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड की जो है वृद्धि पाते हैं। फिर भी जो है ये जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तो ये हमेशा उसी क्रम में नहीं रहती कि हर 32 मीटर पे जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगी, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि में गिरावट आती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो उसकी जो है तापमान की बढ़ने की क्षमता जो है वह धीरे धीरे कम होती जाती है। इसका जो है क्या है, प्रथम 100 किलोमीटर, अगर 100 किलोमीटर शुरू के धरातल से लेकर के शुरू के 100 किलोमीटर तक हम जाएंगे तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर में 12 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। फिर 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की दूरी पर हम जाएंगे तो 1 किलोमीटर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होगी। फिर 300 किलोमीटर के बाद केंद्र तक जाएंगे तो जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है। तो ये सब जो थे क्या थे, अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो है पता लगाए। फिर भी जो इन सभी चीजों से जो है उसकी आंतरिक जो है संरचना के बारे में पर्याप्त रूप से साक्ष्य जो है नहीं मिल पाया। तो नेक्स्ट जो है जिससे साक्ष्य मिला था वो क्या थे, प्राकृतिक साधन, जो कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में इसी को माना गया है। ज्वालामुखी विज्ञान से, कि ज्वालामुखी जब पृथ्वी पर जब निकलती है तो बहुत सारे लावा के रूप में निकलती है, उससे पृथ्वी के अंदर से जो है मैग्मा ये सब निकलती है, लावा मैग्मा, और वो जो है द्रवीभूत अवस्था में निकलते हैं। तो ऐसा बोला गया था कि पृथ्वी के अंदर जो है मौजूद जो मेटल कहीं ना कहीं जो है क्या है, पृथ्वी के अंदर तरल अवस्था पाई गई है, उस पदार्थ जो है तरल अवस्था में है। ज्वालामुखी से जो है उसके अंदर की जो है आंतरिक संरचना के बारे में पता चला कि जो है पृथ्वी के कहीं ना कहीं भाग में जो है पदार्थ जो है तरल अवस्था में है। और भूकंप विज्ञान से जो है पता लगाया गया, सबसे पर्याप्त जो साक्ष्य था, स्रोत था, वो भूकंप विज्ञान था। इसी से जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता किया गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है किस किस स्थानों पर जो है कैसी है, और कहाँ जो है धरातलीय है, कहाँ जो है लिक्विड है, कहाँ सॉलिड है, इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलाया गया। तो जानते हैं हम ज्वालामुखी विज्ञान के बारे में और उसके और भूकंप विज्ञान के बारे में जो है पृथ्वी की संरचना जो है किस रूप में बनी हुई है। ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला तत्व क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। ज्वालामुखी जब निकलती है तो उसके कोर के, पृथ्वी के कोर कहीं ना कहीं जो है उसके कोर में या कहीं किसी स्थान पर जो है वो पदार्थ जो है तरल अवस्था में रहती है। वो अधिक जो है तापमान अधिक होने के कारण वो क्या करती है, बाहर की ओर निकलना चाहती है। तो जिसके कारण से जो है ज्वालामुखी के रूप में जो है वो तरल पदार्थ जो है बाहर निकलती है, जो क्या कहलाती है, मैग्मा कहलाती है। और जहाँ तरल पदार्थ मौजूद रहती है वो क्या कहलाती है, मैग्मा भंडार कहलाती है। ठीक है। तो इससे भी ज्वालामुखी से यह निश्चित रूप से यह साक्ष्य नहीं मिल पाया कि जो है पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना में कहीं न कहीं जो है तरल पदार्थ है या ठोस है, क्योंकि वह तीनों दबाव, तापमान और घनत्व जो है वो सभी को क्या करते थे, एक दूसरे को, अगर एक सही होता था तो दूसरा गलत हो जाता था। इसके कारण से जो है इसका भी जो है इससे भी पूर्ण साक्ष्य जो है नहीं मिल पाया कि जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है किस प्रकार की बनी हुई है। भूकंप से, अब नेक्स्ट भूकंप से साक्ष्य, भूकंप विज्ञान से जो साक्ष्य मिला, यह एक ऐसा साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पर्याप्त जानकारी मिली। इससे जो है इसी से भूकंप विज्ञान से जो है क्या हुई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पर्याप्त जानकारी किससे मिली, भूकंप विज्ञान से जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिली। इसमें सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा भूकंपीय लहरों का अंकन कर अध्ययन किया जाता है। भूकंपीय लहरों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है,
सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा। क्वेश्चन आता है कि जो है भूकंपीय लहरों के विज्ञान को, जो है भूकंप की लहरें जिससे नापी जाती है या मापी जाती है, किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ यंत्र से। सिस्मोग्राफ यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिससे जो है भूकंपीय तरंग, भूकंपीय लहरों का जो है अंकन किया जाता है। ठीक है। पृथ्वी के विभिन्न संस्तरों में, संस्तरों मतलब विभिन्न परतों, विभिन्न उसकी जो परतें हैं में भूकंपीय तरंगों का व्यवहार एवं गति पृथ्वी की आंतरिक संरचना और रासायनिक संगठनों के संदर्भ में सर्वाधिक जानकारी प्रस्तुत करता है। पृथ्वी की विभिन्न संस्तर, पृथ्वी की जो विभिन्न परतें हैं कौन कौन सी है? एक सबसे ऊपर वाला भूपर्पटी, मध्यम, मेंटल और केंद्र का भाग कोर या क्रोड, ये तीन। इसी से जो है इसकी आंतरिक संरचना के बारे में जो है और रासायनिक संगठनों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। पृथ्वी की तीन परतें कौन कौन है? भूपर्पटी, मेंटल और कोर। इन्हीं से जो है इसकी आंतरिक संरचना और रासायनिक संगठनों के बारे में पता चलता है। भूकंप से जो है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में साक्ष्य कैसे मिलता है? जब भूकंप की तरंगें जब पृथ्वी के केंद्र से होकर के, कोर से होकर अधिकेंद्र की ओर जाती है, अर्थात धरातल का वह केंद्र बिंदु जहां भूकंप की तरंगे जो है जिस केंद्र बिंदु पे आकर के धरातल पर मिलती है वह क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। तो इस जगह के इसी से जो है पता चलता है कि जो है कि भूकंप की तरंगे जो है वह किस किस दिशा में जो है मुड़ती है। जब भूकंप की तरंगे, कोर से भूकंप की तरंगे जब धरातल की ओर जाती है तो वह जो है विभिन्न जो है क्षेत्रों में बढ़ जाती है। तो इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं एक पिक्चर के रूप में कि जो है भूकंप की तरंगे जो है वो कितने प्रकार की तरंगे हैं और भूकंप की तरंगे जो है से आंतरिक संरचना, इसके आंतरिक संरचना पर कैसे प्रकाश डालता है। भूकंप की तरंग जो है तीन प्रकार की होती है। पी तरंग होती है, एस तरंग होती है और एल तरंग होती है। पी तरंग जो होती है वह प्राइमरी तरंग, सेकेंडरी तरंग और एल तरंग जो होती है वह धरातलीय तरंग। पी तरंग और एस तरंग से ही जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पता करते हैं। पी तरंगे जो होती है यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है और यह ध्वनि तरंग है। ठीक है। ये जो गति करती है जब अधिकेंद्र से जब दूर जाती है तो इसकी तरंग जो है स्पष्ट रूप से सिस्मोग्राफ पर दिखाई पड़ती है। ठीक है। और जब एस तरंगे जब अधिकेंद्र से दूर जाती है तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, लेकिन जब 130 डिग्री के बाद जब ये विचलन करती है 130 से 143 तो इसका क्या होता है कि लोप हो जाता है। जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं कि जो इसमें जो ये तरंगे तो जा रही है 130 डिग्री तक, लेकिन जैसे ही 130 से 143 तक जाती है तो एस तरंग जो है ये दिख ही नहीं रही है। अर्थात यह वैज्ञानिकों द्वारा यह पता चला कि 130 डिग्री के बाद जो क्षेत्र है वह क्या है? द्रवीभूत अवस्था में है। और वही बात करें पी तरंगे, पी तरंगे जो अधिकेंद्र से दूर जाती है तो वो स्पष्ट रूप से सिस्मोग्राफ पे तो दिखती है, लेकिन जब ये द्रव अवस्था में जाती है तो ये क्या होती है कि विचलन होने लगती है। ये सीधी ना चल करके जो है विचलित होने लगती है और इसकी गति जो होती है वह क्या होती है? धीमी पड़ जाती है। तरल अवस्था में इसकी गति धीमी पड़ जाती है और ठोस अवस्था में इसकी गति वही रहती है। ठीक है। तो वैज्ञानिकों द्वारा यह पता चला कि जो है पृथ्वी के कोर जो है वह तरल अवस्था में है। अब हम जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो बटी हुई है वह उनके बारे में हम जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किन किन भागों में बटी हुई है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? भूपर्पटी जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, मेंटल और कोर। 3 भागों में इसे बांटा गया है। ठीक है। ये 3 भाग है, ये पूरी पृथ्वी है,
ऊपरी वाले भाग को भूपर्पटी कहते हैं, मध्य वाले भाग को मेंटल बोलते हैं और सबसे केंद्र वाले भाग को कोर बोला जाता है। ठीक है, भूपर्पटी के बारे में जानते हैं। भूपर्पटी, इसकी औसत मोटाई जो है 30 किलोमीटर होती है। यह पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के आंतरिक अंदर की ओर 30 किलोमीटर तक के सतह को हम क्या बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। अर्थात ये भूपर्पटी है, ऊपर वाले क्षेत्र को, धरातल को, और ये 30 किलोमीटर वाले क्षेत्र को, 30 किलोमीटर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ये भूपर्पटी बोला जाता है। ये आंतरिक भाग का जो है एक छोटा सा डायग्राम है, जैसे ये आंतरिक भाग का काट करके इसको जो है इस रूप में दिखाया गया है। और यह केंद्र की जो है पृथ्वी का त्रिज्या जो है वह कितनी होती है, लगभग 6370 किलोमीटर गहराई होती है पृथ्वी की त्रिज्या, या फिर उसकी गहराई केंद्र से लेकर के धरातल तक की 6370 क्या किलोमीटर। ठीक है, भूपर्पटी, इसकी औसत मोटाई कितनी होती है, 30 किलोमीटर होती है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, भूपर्पटी की मोटाई कितनी होती है, तो लगभग 30 किलोमीटर होती है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर भूपर्पटी को दो भागों में बांटा गया, एक ऊपरी क्रस्ट और एक निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट मतलब धरातलीय भाग को ऊपरी क्रस्ट, और 30 किलोमीटर वाले क्षेत्र को उसे क्या कहते हैं, निचली क्रस्ट बोला जाता है। दोनों जगह पर भूकंपीय लहरों का जो अंतर होता है, इस कारण से इसे दो भागों में बांटा गया। ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी वाले क्षेत्र पर जो है भूकंप की तरंगे जो है क्या होती है, अधिक होती है, और निचले वाले, इस वाले क्षेत्र में भूकंप की गति जो है क्या होती है, कम होती है। ऊपरी वाले परत पर भूकंप की तरंगे क्या होती है, कम होती है, और यह लगभग जो है 6.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भूकंप की तरंगे होती है, और निचले क्रस्ट पे जो है 6.9 किलोमीटर पर घंटे की गति से इसकी तरंगे होती है। किस भूकंप की कौन सी तरंग होती है, पी तरंग होती है, क्योंकि पी तरंगे सबसे अधिक तेज से चलती है। इसी कारण से जो है पता चलता है, उससे पता चलता है कि जो है क्रस्ट की जो धरातल की या फिर ऊपरी क्रस्ट की जो है भूकंप की लहरें जो है वह 1 घंटे में 6.1 किलोमीटर गति से चलती है, और निचले क्रस्ट की जो गति है वह 6.9 किलोमीटर पर घंटे की गति है। ठीक है, क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। सिलिका, सिलिका SI इसका सिंबल होता है SI, और एल्युमिनियम का क्या होता है, सिलिका का SI और एल्युमिनियम का SiA, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है, सियाल परत कहा जाता है। सियाल परत जो बना होता है वो किसका बना होता है, सिलिका और एल्युमिनियम। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो है भूपर्पटी पर मौजूद जो है भूपर्पटी का निर्माण जो है वह किनसे हुआ है, तो किससे हुआ है, सिलिका और एल्युमिनियम से। या फिर ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सियाल जो है किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो वह किससे, सिलिका और एल्युमिनियम से। ठीक है, अब भूपर्पटी के बारे में जानते हैं कि भूपर्पटी में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं और उसकी मात्रा जो है कितना है, तो उसके बारे में जानते हैं। और इस भूपर्पटी पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.5% जो है सिर्फ भूपर्पटी जो है कवर करता है। भूपर्पटी का क्षेत्र मात्र जो है पूरे पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का मात्र 0.5% है। ठीक है, अब जानते हैं भूपर्पटी में मौजूद कौन कौन से तत्व हैं और उसकी मात्राएं कितनी परसेंट है। ठीक है, बात करें अब क्रस्ट में महत्वपूर्ण तत्व की बात, कि क्रस्ट में जो है कौन कौन से तत्व जो है मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है क्रस्ट में वो 46.8% होती है, और पूरे क्रस्ट का सबसे अधिक मात्रा जो है वह किस तत्व की होती है, ऑक्सीजन तत्व की, वह लगभग 47% भी बोल सकते हैं, या 46.8 है।
उसके बाद सिलिकॉन है जो 27.7% है, एल्युमिनियम 8.1%, लोहा 5.0%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.4% एंड मैग्नीशियम 2.0%। क्वेश्चन आता है कि जो है क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा है, ऑक्सीजन, जो कि लगभग 46.8% होता है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो है क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, धातु इसमें कौन सा है, सिल्क, ऑक्सीजन तत्व है, सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, उपधातु है, सेमीकंडक्टर है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या है, धातु है, तो क्या होगा, एल्युमिनियम होगा क्योंकि यह एक धातु है। और सबसे अधिक मात्रा उसके बाद लोहा, लोहा का कितना परसेंट है, 5.0%, और एल्युमिनियम कितना है, 2.8%। दोनों धातु है लेकिन सबसे अधिक जो मात्रा में कौन सा है, 2.8%, वो किसका है, एल्युमिनियम का। तो क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है, एल्युमिनियम है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, लोहा है, ठीक। और पूरी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में, पूरे पृथ्वी की बात करें ना कि भूपर्पटी की बात करें, पूरे पृथ्वी की अगर बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला धातु बोल सकते हैं या तत्व बोल सकते हैं, वो कौन सा है, लोहा है। उसके बाद ऑक्सीजन है 30%, लोहा कितना है, 35.5%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13% है, सल्फर 2.9%, निकेल 2.4% और कैल्शियम 1.1% और एल्युमिनियम भी 1.1%। ये डाटा है जो कि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ये क्रस्ट के बारे में पूछे जाते हैं और पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है या कौन सी धातु पाई जाती है, तो वह लोहा है। और अगर बात करें क्रस्ट की या भूपर्पटी की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु क्या है, एल्युमिनियम है, ठीक है। क्रस्ट, अब आगे चलते हैं मेंटल की ओर कि मेंटल होता क्या है। बात करें अब मेंटल की, मेंटल होता क्या है। फिर क्रस्ट के सबसे निचली परत और कोर के सबसे ऊपरी परत के बीच वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। इसकी जो मोटाई होती है वह कितनी होती है, 30 किलोमीटर से 29 किलोमीटर का क्षेत्र जो होता है वह मेंटल का क्षेत्र होता है। अर्थात ये 30 किलोमीटर और 2900 किलोमीटर का क्षेत्र जो होता है वह मेंटल का क्षेत्र होता है। ये भी दो परतों में बटी हुई है, एक ऊपरी मेंटल होता है और एक निचली मेंटल होता है। क्रस्ट के ऊपरी क्षेत्र और निचली परत, ऊपरी परत और निचली वाली परत में जो असंबद्धता होती है उसे कॉनराड असंबद्धता कहते हैं। अर्थात उसकी परत जो कहलाती है वह कॉनराड असंबद्धता कहलाती है, ठीक है। और निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच वाले परत को हम क्या बोलते हैं, रेपिटी असंबद्धता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेपिटी असंबद्धता। और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल वाले क्षेत्र को के बीच वाले असंबद्धता को से कहते हैं गुटेनबर्ग विसार्ड असंबद्धता। ये जो है इन्हीं के नाम पर जो है पड़ा था, ये 1909 ईस्वी में इनके नाम पर जो है पड़ा था। इन्होंने खोज की थी 1909 ईस्वी में ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% जो है वह मेंटल का क्षेत्र है तथा आयतन का 83%। पूरे पृथ्वी के आयतन का 83% जो है वह मेंटल है, ठीक है। मेंटल का निर्माण सिलिका एवं मैग्नीशियम से हुआ है, इसे सीमा कहते हैं। सिलिका, जैसे सिलिका का जो है SI होता है सिंबल, मैग्नीशियम का Ma होता है अर्थात SiMa, सीमा, इसे सीमा परत कहा जाता है। अर्थात इसमें जो है सिलिका और मैग्नीशियम मौजूद होता है और क्रस्ट में किसका, सियाल अर्थात सिलिका और एल्युमिनियम मौजूद होता है। और तरंग की बात करें कि जैसे जैसे क्रस्ट से नीचे मतलब अर्थात जो है मेंटल में प्रवेश करती है तो तरंगों की गति क्या होती है, बढ़ती है। तो इसकी तरंग की गति जो होती है वह 7.8 किलोमीटर पर घंटे से
8.1 किलोमीटर पर घंटे की हो जाती है। और जैसे जैसे ये नीचे बढ़ते जाती है और उसकी जो है गति जो है क्या होती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोड के बारे में कि क्रोड होता क्या है और क्रोड में कौन कौन से तत्व मौजूद है और उसकी अवस्था कैसी है। कोर पृथ्वी का जो केंद्र कहलाता है उसे हम कोर कहते हैं। पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल और फेरस का बना होता है। निकेल Na और फेरस Fe। तो निकेल Na और Fe अर्थात नीफे, इसे क्या कहा जाता है, नीफे परत भी कहा जाता है। कोर को क्या कहा जाता है, नीफे परत। तो क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का केंद्रीय जो भाग है वह किन चीजों का बना होता है, तो निकेल और फेरस से यह मिलकर बना हुआ होता है। इसका औसत घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है। कोर का जो घनत्व होता है, इसका डेंसिटी जो होता है वह 13.6 ग्राम पर। इस कोर की डेंसिटी जो होती है वह जो होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसकी घनत्व की क्या है, इकाई है। ठीक है, यह पृथ्वी के आयतन का 16% है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का जो क्षेत्र है वह मात्र 16% जो है कोर का बना हुआ है। द्रव्यमान का कितना है, 32%। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 32% जो है वह कोर है। कोर के ऊपरी भाग का घनत्व, कोर को दो भाग, एक बाह्य भाग बाह्य कोर और एक आंतरिक कोर। बाह्य कोर का जो घनत्व होता है वह 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है तथा आंतरिक भाग का घनत्व वह कितना होता है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर, ये बाह्य कोर हो गया और ये आंतरिक कोर हो गया। इसके क्षेत्र पाई जाने वाली घनत्व संबंधी संबद्धता लेहमैन संबद्धता कहलाती है और संबद्धता कहलाती है। इसकी जो डेंसिटी में जो अंतर पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेहमैन और संबद्धता बोलते हैं। ये जब भूकंप की तरंगे, जब भूकंप की पी तरंगे जब बाह्य कोर पे प्रवेश करती है तो इसमें अचानक परिवर्तन होता है और इसकी जो गति हो जाती है वह 13.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो जाती है तथा जैसे ही ये नीचे आंतरिक कोर में प्रवेश करती है तो अचानक से इसकी जो तरंग की गति जो है वह घट करके 11.23 किलोमीटर पर घंटे हो जाती है। तो इसकी डेंसिटी जो है अधिक हो जाती है, बाह्य कोर की डेंसिटी अधिक, बाह्य कोर में जो है तरंगों की गति अधिक हो जाती है तथा जो है केंद्र आंतरिक कोर में तरंगों की गति क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। ये इसलिए बाह्य कोर जो है यह द्रवीभूत अवस्था में रहता है तथा आंतरिक कोर जो है यह ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है, कुछ अब महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम जान लेते हैं जो हम चर्चा करते हैं, इन्हीं से संबंधित है जो कि कुछ हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। भूपरपट्टी का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्रस्ट का जो घनत्व होता है, यहाँ की डेंसिटी जो होती है वह जो होती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है तथा मेंटल की जो औसत घनत्व होती है वह 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल बीच के घनत्व जो होता है वह 3.5 से लेकर के 5.5 ग्राम और कोर का जो औसत घनत्व होता है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को ऊपरी क्रस्ट, ये हो गया ऊपरी क्रस्ट, और निचली क्रस्ट के बीच वाले सीमा क्षेत्र को इसे कॉनराड असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, कॉनराड असंबद्धता। क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहविसिक डिस्कंटिन्यूटी या असंबद्धता कहते हैं, अर्थात निचली क्रस्ट और मेंटल के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मोहविसिक डिस्कंटिन्यूटी। ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपिटी
असंबद्धता कहते हैं। ये ऊपरी मेंटल हो गया, ये वाला क्षेत्र ऊपरी मेंटल, और निचली मेंटल, ये वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? रेपिटिव असंबद्धता बोलते हैं। निचली मेंटल ये क्षेत्र हो गया निचली मेंटल, और ये बाएं कोर, अर्थात ऊपरी कोर के सीमा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बुटेन वर्ग विषाट असंबद्धता। इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? बुटेन वर्ग असंबद्धता। तथा बाएं कोर तथा आंतरिक कोर के सीमा क्षेत्र को लेहमैन, ये बाएं कोर और आंतरिक कोर के बीच वाले सीमा क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? लेहमैन असंबद्धता बोलते हैं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। आप लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इससे जो है बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो अच्छी तरह से इसको समझिए। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारा द्वारा जो वीडियो अपलोड हो वो आप लोगों के पास जल्द ही पहुंचे। धन्यवाद।